नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी को जय हिंद। आज की इस क्लास में हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 1। तो बाइनोमियल थ्योरम के इस क्लास में मैं आपको 10 सवाल कराऊंगा। ऐसे ही मैं बाइनोमियल थ्योरम के 4 या पार्ट कराऊंगा। डेली आपको एक पार्ट मिलेगा। उसमें क्या होगा कि आपका जो बाइनोमियल थ्योरम है वो हम बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक कवर कर लेंगे। यानी कि तकरीबन हम 5 पार्ट में, अगर हम हर पार्ट में 10 सवाल भी करें और किसी पार्ट में हम ज़्यादा सवाल भी करेंगे, तो आप ये मान के चलिए मतलब 70-80 सवाल या जितने भी सवाल हम करेंगे उनके द्वारा जब आपका एनडीए का एग्ज़ाम होगा, एनडीए के एग्ज़ाम में जब सवाल आते हैं आपके बाइनोमियल थ्योरम के 3 सवाल आते हैं, तो वो 3 के 3 सवाल हम बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं अगर हम इस पूरी क्लास को देखेंगे, तो इस पूरी सीरीज़ को देखेंगे जो बाइनोमियल थ्योरम की होगी। अब ये हमारा काम आ सकता है बाइनोमियल थ्योरम जो अभी मैं कराऊंगा, ये एनडीए में काम आ सकता है, ये एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में काम आ सकता है, जेईई मेन में काम आ सकता है, या फिर कोई बच्चा 11th क्लास के एनसीईआरटी को बेसिक से पढ़ना चाहता हो तो वो काम आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी इसको देखें। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वेयर और पूरे की पावर है 9। अब इसमें एक बात देखो, पहले तो मैं आपको सिर्फ 2-3 मिनट में इसकी बेसिक बातें बताता हूँ। बेसिक बातें बताने के बाद आपको पता चलेगा कि इसको सवाल कैसे करते हैं। जो अगले 10 सवाल हम करेंगे वो हर सवाल आपके लिए 10 सेकंड का ही सवाल हो जाएगा, लेकिन आपको पहले 5 मिनट का एक बार बेसिक देखना होगा। तो सबसे पहले 5 मिनट का बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बाइनोमियल थ्योरम में हमें दिया होगा x प्लस वाई और उसकी पावर n, यानी कि एक टर्म तो हमारी x होगी। जो x हम उसको मानते हैं जो प्लस या माइनस साइन से पहले होता है, यानी कि ये हमारा x है। y हम हमेशा मानते हैं जो प्लस साइन के बाद होता है, और जो पावर है वो हमारी n होगी। ठीक है, अब कई सारे बच्चों को इसका बेसिक आता होगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है उसको इसका बेसिक नहीं आता है। तो अगर आपको बेसिक आता है तो आप सीधा इसका आंसर देके और वीडियो को थोड़ा आगे कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी सारा कुछ सीख ले। अब देखो, x प्लस वाई की पावर n है। अब इसका आंसर कैसे बताएंगे हम? इसमें अगर हमें इसकी इसी एक्सपेंशन की, मान लो कोई कहे कि 5वीं टर्म बताओ, 5th टर्म बताओ, तो 5वीं टर्म कैसे बताते हैं? इसका मैं एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ। तो फॉर्मूला होता है NCR, x की पावर n माइनस आर और y की पावर r। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो ये मान लो ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा इसी एक फॉर्मूले में। ठीक है, मतलब बाइनोमियल थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही फॉर्मूला है, NCR। अब यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखो, n कौन है? n है जो हमारा ये ऊपर पावर होता है। ठीक है, तो n तो हमारा पावर हो गया, ये हमारा पावर होता है। r कैसे आएगा? जैसे 5वीं टर्म है ना, तो 5वीं टर्म है तो r हमारा 4 हो जाएगा। तो r क्या होता है? r हमेशा जो टर्म हमें दे रखी हो उससे 1 कम होता है। तो अगर 5वीं टर्म देगा तो r कितना होगा? r हमारा 4 होगा। फिर x मैंने बताया, x होता है प्लस से पहला, y होता है प्लस के बाद, n माइनस आर। n माइनस आर मतलब n में से r को माइनस कर देंगे और यहाँ r। इस प्रकार हम कोई भी टर्म इसकी बता सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब जो ये सवाल आपके सामने आया हुआ है, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब इसमें सिर्फ इसने ये नहीं पूछा, एक बार आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे सवाल को, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से चौथी टर्म बतानी है इस एक्सपेंशन में। ठीक है, तो ये सवाल अलग क्यों है? क्योंकि इसमें आपको फोर्थ टर्म शुरुआत से नहीं बतानी, आपको फोर्थ टर्म पीछे से बतानी है। अगर इसी सवाल में फोर्थ टर्म शुरुआत से पूछता तो हमारा आंसर क्या आ जाता? आंसर आता हमारा NCR, यानी कि n हमारा 9 है, c फोर्थ टर्म में r हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद x का मतलब होता है जो प्लस माइनस साइन से पहले होता है, यानी x क्यूब बाई 2, इस पूरे की पावर कितना? 9 में से 3 गया 6, और माइनस 2 बाई एक्स स्क्वेयर की पावर कितना आ जाएगा? 3। तो इसको सोल्व कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ये हमारा आंसर तब आता जब इसने फोर्थ टर्म पीछे से पूछा होता, लेकिन अब की बार इसने क्या करा है? फोर्थ टर्म मतलब ये हमारा जो आंसर है ये वाला, ये आंसर तब है जब फोर्थ टर्म शुरुआत से पूछता, लेकिन इसने पूछा चौथी टर्म एंड से। तो हम क्या करेंगे? देखो, अब हमें क्या करना होगा? अब हम इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं कि कैसे आप बता सकते हो। जब भी पीछे से कोई टर्म पूछे तो फॉर्मूला बनता है n माइनस पी प्लस 2, और ये टर्म आपको बतानी शुरुआत से, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये टर्म आपको शुरुआत से बतानी है। तो कैसे बताओगे आप? देखो, सबसे पहले तो ये टर्म निकाल लो। मतलब देखो, उसने चौथी टर्म पीछे से कहा है।
आपने क्या करना है, ट्रम निकालनी तो शुरुआत से ही है, ठीक है, ध्यान देना, ट्रम निकालनी शुरुआत से है, लेकिन वो फोर्थ नहीं निकालनी, वो ट्रम का नंबर चेंज हो जाएगा। तो एन हमारा होता है जो सबसे ऊपर पावर दिया होता है, एन तो हमारा 9 है, माइनस पी हमारा वो होता है जो टर्म उसने पूछी है। तो इस सवाल में चौथी टर्म पूछी है, तो पी हमारा 4 होगा प्लस 2। अब जो ये टर्म आई है ना, ये टर्म हम बताएंगे शुरुआत से। तो कितना आ गया, 9, ये 5 और 2 7, यानी कि पीछे से चौथी टर्म और शुरुआत से सातवीं टर्म दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। अब हम सातवीं टर्म बताएंगे। अब सातवीं टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, 9c6, उसके बाद x³/2, उसकी पावर कितना 3 और -2/x² की पावर 6, ऐसे कर लेंगे हम। अब देखो 9c6 को मैं सोल्व करना बता देता हूँ। 9c6 को कैसे सोल्व करेंगे जल्दी से, जैसे जो ऊपर है वो तो हमारा 9 है, c, अब जो नीचे 6 है ना, तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस ऊपर वाले 9 में से मैं 6 को माइनस भी कर सकता हूँ। तो 9 में 6 गया, 3 आ जाएगा, यानी कि 9c6 और 9c3 दोनों सेम है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो x की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर 3 और 3 9 हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ माइनस की पावर 6 प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 6 64 और x की पावर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो 9c3 में आपको सोल्व करना बताता हूँ। 9c3 जल्दी कैसे सोल्व करेंगे, जो ये c के नीचे 3 है यहाँ पर, तो जो c के नीचे होता है ना उसका तो फैक्टोरियल हमें नीचे लिखना होता है, यहाँ पर इस मतलब डंडे के नीचे। अब यहाँ 3 है तो 3 का फैक्टोरियल कितना होगा 6, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा 6। अब ऊपर देखो 9c3 है ना, तो जो ऊपर वाली टर्म है यानी कि ये 9 है, इस 9 को मैं ओपन करूंगा 3 बार, कैसे 9 8 7, यानी कि अगर हमारा ये क्या होता 9 की जगह 10 होता तो मैं 3 बार कैसे ओपन करता 10 9 8, ठीक है। और जो नीचे होता, नीचे यहाँ 3 है तो मैंने 3 का फैक्टोरियल 6 लिख दिया, अगर 4 है 4 का फैक्टोरियल मैंने 24 लिख दिया, 5 है 5 का फैक्टोरियल 120 लिख दिया। अब कोई बच्चा ऐसा जिसको फैक्टोरियल में समझ ना हो, तो फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 3 का फैक्टोरियल हमें करना है, फैक्टोरियल ये होता है जिसका फैक्टोरियल करना है उससे लेकर 1 तक गुणा करते चले जाओ, तो 3 2 1 6 आ जाएगा। अगर कोई 4 का फैक्टोरियल पूछे तो 4 3 2 1, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 24 आएगा। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस नंबर का फैक्टोरियल पूछा हो उस नंबर से लेकर 1 तक आप गुणा कर दोगे। अब देखो एक हमारा ये आ गया 9c3, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये वैल्यू कैंसिल और x की पावर 9 x की पावर ये, तो अपॉन में x की पावर 3 आएगा और 8 8 को इस पे कैंसिल कर देगा, ठीक है भाई। तो इसको आप सोल्व कर लोगे आप, ठीक है। इसको कैसे भी कर लो, 3 3 पे, 3 2 पे और 2 इसको 4 पे, तो ये हमारा 12 7 84 और इंटू 8 बटे मैक्स का क्यूब, तो कुल मिलाकर हमारा आंसर आ जाएगा 672/x का क्यूब, ये आंसर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने इसको कर लिया होगा। तो ये था हमारा पहला सवाल आज का, ठीक है। तो पूरा सवाल देखो एक बार। चौथी टर्म पूछी थी, एंड से हमने क्या करा, चौथी टर्म अगर पीछे से पूछेगा तो हम बताएंगे सातवीं टर्म, और सातवीं टर्म बताएंगे शुरुआत से, और शुरुआत से टर्म हमें निकालनी आती है, हम फॉर्मूला लगाएंगे NCR, x की पावर n-r और y की पावर r। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये इस तरह के सवाल गारंटीड है आपका एयरफोर्स के पेपर में पूछेगा, गारंटीड आपका एनडीए के पेपर में पूछेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि x की पावर 11 का कोफिशिएंट बताना है इसमें। तो इसके लिए पहले मैं थोड़ी थ्योरी करना चाहूँगा। देखो हर क्वेश्चन के साथ थोड़ी थ्योरी बताता हूँ मैं। x³ है -2/x का स्क्वायर है और उसकी पावर कितना दे रखा है 12। देखो अब इसका 12 पावर दे रखा है, तो जब इसको सोल्व करोगे आप तो इसमें कई सारी टर्म आएंगी, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे ना तो कई सारी टर्म आएंगी, तो हमने क्या करना है, उन सभी टर्म में x की पावर 11 भी कहीं ना कहीं आएगा। अब जो उस x की पावर 11 के साथ में आएगा, मान लो x की पावर 11 के साथ में 4 है, तो जो ये 4 होता है ना, ये x की पावर 11 का कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट वो होता है जो उस पावर के साथ में होता है। अब देखो यहां पर x की पावर 11 के साथ में 4 है, तो मैं कहूंगा कि 4 ही हमारा क्या है, कोफिशिएंट x की पावर 11 का। अब यही हमने इस सवाल में बताना है कि इस सवाल में जब इसको सोल्व करेंगे तो x की पावर 11 के साथ में क्या आएगा, ये हमारा सवाल है। देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम,
इसके लिए मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा, वो शॉर्टकट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है पहले पूरा समझ लो आप। इस तरह के सवाल में हमें सवाल ऐसा दिया होगा, एक्स की पावर p होगा, फिर प्लस होगा चाहे माइनस होगा, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/x की पावर q होगा, ठीक है, और ऊपर पावर हमारा n होगा। ऐसा सवाल तो दिया होता है, और सवाल में वो x की पावर t का कोफिशिएंट पूछता है, ठीक है। तो सवाल क्या दिया होगा, x की पावर p होगा, फिर 1/x की पावर q होगा, ऊपर n होगा, और x की पावर t का कोफिशिएंट पूछेगा। अब इसमें हमारे पास चार चीज आ गई। पहला तो p, अब p देख लो, p होता है जो पहले वाले x की पावर है, फिर q होता है जो दूसरे x की पावर है, फिर होता है n हमारा जो ऊपर पावर मेन पावर होती है, और फिर होता है t वो होता है जो हमसे जिसका कोफिशिएंट वो पूछेगा, ठीक है। जैसे ऊपर वाले सवाल से कंपेयर करूं, p तो हमारा 3 है, q हमारा 2 है, n हमारा 12 है, और t हमारा 11 है, ठीक है। अब इस सवाल में इसका पहले तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है S1। पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड r। सबसे पहले तो आपको r फाइंड करना होता है। r के लिए इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, उस इक्वेशन को अगर आप याद कर लोगे तो आंसर हमारा बिल्कुल 10 सेकंड में आ जाएगा। वो इक्वेशन होती है p समझ रहे हो आप, मतलब बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं। p कौन है, p तो पहली पावर, q दूसरी पावर, n ऊपर और t यहाँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आएगा p के साथ तो लिखना है n-r, पहले वाली पावर के साथ हमेशा क्या आएगा n-r, फिर माइनस में qr और बराबर में t, मतलब पहली पावर के साथ n-r आया, दूसरी पावर के साथ सिर्फ r आया, और अपोन में कितना आ गया, अपोन में आ गया हमारा t। ये करना है, ठीक है। अब एक बात इस, अच्छा बराबर में t आ गया। अब इसमें एक बात ये देखनी होती है आपको, यहाँ जो ये पावर q है ना, ये पावर नीचे दे रखी है, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ माइनस का साइन आया है। अगर यही पावर q ऊपर होता, मतलब यहाँ ऊपर x की पावर q दे रखा होता, x की पावर q डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर में होता, तो हमें क्या करना होता, अब की बार यहाँ प्लस का साइन आ जाता। तो ये साइन आप देखेंगे, माइनस तब आता है जब पावर नीचे होती है, प्लस तब आता है जब पावर ऊपर होती है, ठीक है। ऐसे ही x की पावर p है, ये अगर नीचे होता डिनोमिनेटर में, तो यहाँ भी p के आगे माइनस आ जाता। तो ये आपने ध्यान देना है कि जब ये पावर ऊपर होंगी तो प्लस आएगा, और नीचे होंगी तो माइनस आएगा। मैक्सिमम केसेस में ये ऊपर होता है, ये नीचे होता है। 90% केसेस में एक सवाल ऐसा भी आ सकता है जब इसमें ये अलग अलग हो, वो भी सवाल मैंने इन्हीं 10 सवालों में ले रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फाइंड r, p के साथ n-r माइनस qr बराबर t। यहाँ से r आ गया हमारे पास। r आने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारा सवाल है उस सवाल में x को और y को या z जो भी हमें दे रखा है वेरिएबल, उसको 1 पुट कर देना है, ठीक है। मतलब r आने के बाद देखो r हमारा आ जाएगा 10 सेकंड के अंदर। उसके बाद x y z को 1 पुट कर दोगे 1 सेकंड के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें जो बेसिक हमारा फॉर्मूला है, x y z को 1 जरूर पुट करना है। बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा NCR, जो भी बताया था, x की पावर n-r और y की पावर r। ये फॉर्मूला लगा देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 10 सेकंड तो इसमें लगे, अब 1 पुट करने में तो कोई टाइम लगता नहीं, और 10 या 15 सेकंड इसमें लगेंगे, तो टोटल 20 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। एयरफोर्स में आपको हर सवाल के लिए 35 सेकंड मिलता है, उसके हिसाब से भी हम देखें तो जल्दी आंसर आ जाएगा। एनडीए में तो 1 मिनट और 15 सेकंड मिलते हैं आपको, उस हिसाब से भी जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका मैं आंसर कराता हूँ इस सवाल का। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा जो मैं करा रहा हूँ उसको नोट कर सकते हो आप, ठीक है। चलो भाई, अब इस सवाल का आंसर हम देख लेते हैं। इस सवाल में देखो हमारा जो पहले तो निकालेंगे r कैसे निकालेंगे, p हमारा 3 है और n-r, n हमारा 12 है, 12 माइनस r। देखो इस सवाल में यहाँ पर आप ऐसे ब्रैकेट बना सकते हो, ठीक है। तो p इंटू n-r माइनस में q 2 है, r बराबर में 11। अब देखो कितना समय लग रहा है, 12 3 36 माइनस 3r माइनस 2r माइनस 5r बराबर में 11। तो खुद बताओ 5r कितना आ गया, 25 आ गया, और r कितना आ गया 5। r 5 आने के बाद मैंने क्या बताया था, x y को 1 पुट कर दोगे। x y को 1 पुट किया तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, x का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 माइनस 2/1 और उसकी पावर 12। अब लगाओ इसमें फॉर्मूला NCR, n हमारा 12 है, c और r हमारा 5 है, तो 12c5। उसके बाद x की पावर 12 माइनस 5। अब यहाँ पर x कितना है हमारा, x होता है पहले वाली, x हमारा 1 है, तो 1 की पावर 7 और माइनस 2 की पावर, अब ये ध्यान रखना आप यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, माइनस 2 की पावर 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12c5 और
इंटू में -32, ये आंसर है। अगर आप इसको सोल्व करोगे, देखो या तो इतना बड़ा हमारा ऑप्शन यही दे देता है, 12C5 यही ऑप्शन दे देगा, पर अगर आप सोल्व भी करना चाहो तो आ जाएगा -25 344, ये आंसर है। तो आंसर हमारा क्या आया, -25 344। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कितना समय लग रहा है। सबसे पहले तो आर निकाल लेंगे, आर निकालने के बाद खुद बताओ 1 पुट कर देंगे और फॉर्मूला क्या लगाना है, NCR, x की पावर n-r और y की पावर r। इतना समय हमें लग रहा है। अब इसमें एक बात और देखो, आप एक बात और क्या देखनी है कि अगर आपको ये कोई इसको सोल्व करके दिखाओ सर 12C5 को, तो आपने क्या करना है, ये मैंने आज की पहले सवाल में सिखाया था। जैसे यहाँ पर 5 है तो इस 5 का फैक्टोरियल तो नीचे लिख देंगे। 5 का फैक्टोरियल कितना है, 120। 5 का फैक्टोरियल 120 हो गया, और ऊपर जो 12 है उसको 5 बार ओपन करेंगे, 12 11 10 9 8, ठीक है, और इनटू में -32 तो है ही। अब देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 12 इसको कैंसिल कर देगा और 10 पे, तो जो ये बचेगा उसको गुणा कर लेंगे। 8 और 9 कितना होता है, 72। 72 इंटू 11 इंटू -32। अब किसी को भी 11 से गुणा करेंगे 72 को, तो 792 आ जाएगा, और इंटू में -32, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व भी इसको आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है आप सोल्व ना कर पाओ, सोल्व भी कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा सवाल। अच्छा सवाल था, नया सवाल था। आपको ऐसे कुछ भी पावर कोफिशिएंट पूछ सकता है। यहाँ पर तो जैसे x की पावर 11 था, हो सकता है x की पावर 15 कर दे, कुछ और कर दे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आगे कई सारे सवाल कराऊंगा अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये फिर नया सवाल है। तो पहले मैंने क्या करा है कि पहले 3 सवाल तो मैंने नए लिए हैं, नए मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग, और जो अगले 5 सवाल है वो प्रैक्टिस के लिए इन्हीं सवालों के बेस पर लिए गए हैं। तो पहले 3 सवाल एक बार समझ लो, फिर जो चौथा, पांचवा, छठा सवाल आएगा वो आप बिल्कुल आसानी से कर दोगे, क्योंकि वो आसान इतना होगा। ठीक है, देखो अब इसमें क्या पूछा है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। वो टर्म बताओ जो एक्स से इंडिपेंडेंट है। अब एक बात देखो, आप अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि आप पहले आर निकालो। आर निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था कि पी के साथ क्या लिखोगे, n-r माइनस QR बराबर में t, ये फॉर्मूला बताया था। अब ये फॉर्मूला तब है जब यहाँ t हमारे कोई वैल्यू होती है, जैसे x की पावर 11 दे दी, x की पावर 15 दे दी। ठीक है, अब इसमें पूछा फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। वो टर्म बताओ जो x से इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है उसमें x हो ही ना। अगर x नहीं होगा तो खुद बताओ x की पावर कितनी होगी, x की पावर 0 होगी। जो चीज नहीं होती उसकी पावर 0 होती है। तो इसमें सेम हमने सवाल करना है। इसमें क्या करना है, t की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। अगर यहाँ t की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो हमारा जो r है वो आ जाएगा NP/P + Q। तो इतना आसान हमारा r आ जाएगा, ये आपने करना है। ठीक है, तो जो r निकालने में पहले मैं 10 सेकंड मैंने बताया था कि 10 सेकंड लगेगा, वो r अब 10 की जगह 2 सेकंड में निकल जाएगा। कैसे, NP, पहले n को p से गुणा करोगे, मतलब p और q तो आपको पता है पावर्स होती है और n बड़ी पावर होती है। n को p से गुणा करोगे और p में q जोड़ दोगे, ये हमारा r आ जाएगा। r आने के बाद अगला स्टेप बिल्कुल सेम है। अगले स्टेप मैंने क्या बताए थे कि x और y को 1 पुट करोगे, x y को 1 पुट करके नॉर्मल फॉर्मूला लगाना NCR और x की पावर n-r और y की पावर r। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। मतलब सवाल ये पिछले वाला ही है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि r निकालना हमारे लिए और आसान हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करना है। चलो इसका आंसर कर लेते हैं। फिर इस फॉर्मूले को आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। देखो अब इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल में देखो आप खुद बताओ, x की पावर रूट है, रूट का मतलब 1/2 है, अपॉन में √3 है, प्लस में √3 है, और अपॉन में कितना है 2x का स्क्वायर, और यहाँ कितना है 10। अब देखो यहाँ पर n हमारा, ये तो n हो गया 10, ये 1/2 हमारी p पावर होगी और ये पावर हमारी q होगी। तो r निकालो, पहले r निकालेगा NP, 10 को गुणा करेंगे 1/2 से तो 5 आएगा, अपॉन में p और q को जोड़ दो, 1/2 को 2 को जोड़ोगे तो 2 और आधा 5.5 मतलब 2.5 होता है, यानी 5/2, तो 5/2, 5 से 5 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, r आएगा 2। r 2 आने के बाद खुद बताओ x को 1 पुट कर दोगे तो ऊपर तो आएगा 1/√3 प्लस √3/2, और उसकी पावर कितनी थी 10। अब इसको सोल्व करना है। NCR लगाओ फॉर्मूला, n हमारा 10 है, CR हमारा 2 है। उसके बाद 1/√3 की पावर 10 में से 2 गया 8, और √3/2 की पावर कितना आ जाएगा 2। ये आंसर है। अब देखो 10 से 2 को सोल्व करना बड़ा आसान है। ऊपर तो 10 और 9, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 होता है।
अब 1/3 की पावर 8 यानी कि √3 की पावर 8, 3 की पावर 4 यानी 81, और √3 यानी कि 3 और 2 का 4। अब देखो 9 ये 9 पे कैंसिल कर देगा, 3 इसको 3 पर, 2 इसको 5 पर, तो आंसर हमारा साफ साफ दिख रहा है 5/12, ये आंसर है। तो ये आंसर है। ये देखिए कितना आसानी से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेटा हम आर निकालेंगे। आर निकालने में हमें 2 सेकंड लगती है इंडिपेंडेंट है केस में। आर निकालने के बाद एक्स को 1 पुट कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, NCR 10C2 और एक्स हमारा कितना बचेगा 1/√3। क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखो एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, यहाँ भी एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, तो 1/√3 बचा, उसकी पावर 10 में से 2 गया 8, और फिर √3/2 उसकी पावर कितना है 2। आराम से सोल्व करेंगे 5/12। तो ये थे हमारे 3 सवाल आज के सबसे इंपॉर्टेंट। अब हम करेंगे इन्हीं फॉर्मूलों पे प्रैक्टिस, ताकि आपका प्रैक्टिस और हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप सवाल जो ये है ये भूलोगे नहीं आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों बातों का यूज हो रखा है। दोनों बातें कौन कौन सी, यानी कि एक बार सवाल पढ़ो, क्या सवाल है। सवाल ये है द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ, रेशियो बतानी है, किस किस की रेशियो। एक तो एक्स की पावर 15 का कोफिशिएंट बताना है, एक तो एक्स की पावर 15 कोफिशिएंट बताओगे, और एक किसका बताओगे, इंडिपेंडेंट टर्म का। तो दोनों काम इसमें करने हैं। जो हमने सवाल नंबर 2 में सीखा, सवाल नंबर 3 में सीखा, वो दोनों काम इसमें करना है। एक्स की पावर 15 का भी कोफिशिएंट बताना है और इंडिपेंडेंट का ही बताना है, और जो दोनों उत्तर आएंगे उन दोनों को आप भाग कर दोगे। तो देखो सबसे पहले तो एक्स की पावर 15 कोफिशिएंट निकाल लो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया था, पी हमारा यहाँ पर देखो, पी देख लो एक बार, पी हमारा 2 है, क्यू हमारा 1 है, एन हमारा 15 है। तो लगाओ पी हमारा 2 है, पी के साथ n माइनस आर यानी कि 15 माइनस आर, माइनस में क्यू हमारा 1 है और आर तो आर है ही, और टी कितना है, टी हमारा जितना पूछा है 15 का पूछा है तो 15 है। तो आ जाएगा 30 माइनस 3r बराबर में 15, तो आर आ जाएगा 5। आर 5 आने के बाद खुद बताओ, एक्स को 1 पुट कर देंगे तो ये 1 + 2 बचा, और उसकी पावर कितना बचा 15। अब इसमें निकालो, कैसे निकालेंगे इसमें कोफिशिएंट, NCR, n हमारा 15 है, CR हमारा 5 है। फिर 1 की पावर देखो, 1 की पावर करेंगे, ये 1 है ना, इसकी पावर करेंगे 10, वो तो 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 5। ये तो हमारा आंसर आ गया पहले वाले पार्ट का, यानी कि x की पावर 15 का। अब हम करेंगे दूसरे पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में इंडिपेंडेंट बताना है। इंडिपेंडेंट बताओ, सबसे पहले तो एक काम करो, आप आर निकालो। आर कैसे निकालोगे, n को p से गुणा करो, 15 दूनी 30, अपोन में p + q कितना है 3, तो आर आएगा 10। 10 आने के बाद 1 पुट करोगे तो देखो यही टर्म आएगी, इसमें यूज करो NCR 15C 10, फिर 2 की पावर मतलब 1 की पावर 5 और 2 की पावर 10, ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, पहले वाले को दूसरे वाले को भाग करना है। अब देखो भाग करते आंसर आ जाएगा, ये 15C 5 15C 10 होता है, ये मैंने बताया था आपको कि इस 15 में से मैं 5 को घटा सकता हूँ, तो नीचे लिख सकता हूँ, तो 15C 5 ही होता है 15C 10। सोल्व मतलब इसको भाग कर देंगे, फिर 2 की पावर 5 यहाँ, 2 की पावर 10 यहाँ, तो नीचे 2 की पावर 5 बचेगा, वो होता है 32, तो 1/32 आंसर है हमारा। तो ये हमारा आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल था। 1/32 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो इस प्रकार हमने सवाल को कर लेना है। जो सवाल नंबर 4 है ना हमारा, ये दूसरे सवाल और तीसरे सवाल का मिक्स है, यानी कि जो हमारा सेकंड सवाल था वो और ये तीसरा सवाल दोनों ही इस चौथे सवाल में आ गए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा आपको सवाल ये। अगर दोबारा समझना चाहो वीडियो को दोबारा बैक कर सकते हो आप, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब आसान सवाल आगे सारे। अब आपको पता चल गया, जो बात बतानी थी वो मैंने बता दी, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंट टर्म बतानी है। तो पहले तो आर निकाल लो। आर कैसे निकालेंगे, एन को पी से गुणा करो। एन हमारा देखो यहाँ पर एन हमारा ये एन है, ये हमारा पी है। एन तो 15 है, पी 2 है और क्यू हमारा यहाँ पर 1 है। तो करो एन इंटू पी 15 और ये 30 अपोन में पी प्लस क्यू 2 और 1 3, तो आर कितना आ गया 10 आ गया। आर 10 आने के बाद एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या बचेगा 3/2 माइनस 1/3 और उसकी पावर कितना है 15। अब इसको सोल्व कर लो। एन सी आर, एन हमारा 15 है, आर हमारा 10 आया। एन सी आर और 3/2 उसकी पावर कितना आया 5 और माइनस 1/3 उसकी पावर आ गई 10। तो इसको सोल्व नहीं करना, हमने इसको यहीं छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सोल्व नहीं करना होता हमें।
यही हमारे ऑप्शन में देगा। ऑप्शन में क्या दे देगा कि 15c10 दे देगा। फिर देखो 3 की पावर अगर हम कैंसिल भी करना चाहें, थोड़ा बहुत 16 आगे कर सकते हैं, पूरा 16 ना करना हमने। 15c10, अब देखो 3 की पावर 5 ऊपर है और अपॉन में 2 की पावर 5 नीचे है। फिर 1/3 की पावर 10, 3 की पावर 5, 3 की पावर 10 को 3 की पावर 5 पे कैंसिल कर देगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15c10 अपॉन में 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। ये आंसर है। तो इतना ही छोड़ना हमने इसको, ठीक है। अगर हाँ ऑप्शन दिया जाए तो हमने पूरा सोल्व करना पड़ेगा, पर ऐसे ऑप्शन देता नहीं कि आदमी पूरा सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर फालतू का टाइम वेस्ट होगा बच्चे का भी। तो अगर सोल्व करना भी चाहो तो 15c10 कितना होता है, 15c5 होता है। अपॉन में 2 की पावर 5 32 हो गया, 3 की पावर 5 243 हो गया। अब ये सोल्व करना आपको आता है, आप आराम से सोल्व कर दोगे। कैसे, नीचे तो लिखोगे 5 का फैक्टोरियल 120, फिर ऊपर 15 को 5 बार ओपन करोगे, 15 14 13 12 और 11 कर लेंगे इसको। तो इतना बड़ा हमने करने की जरूरत नहीं है, बस हमने सिंपल एक तरीका सीखना है। ऑप्शन हमें ऐसे ही दे देगा कि इन्हीं से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो 5 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बेहतरीन सवाल है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये सवाल मैं करा रहा हूँ, ये सवाल मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी के सवाल जो मैं करा रहा हूँ, आप सरप्राइज मत होना अगर एनसीईआरटी के सेम सवाल, ये बिल्कुल मतलब सवाल सेम का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट है ये भी चेंज नहीं होगी। अगर ये सेम सवाल एनडीए में आ जाए बिना स्टेटमेंट चेंज हुए, सेम सवाल हमारा इसमें एक्स ग्रुप में आ जाए बिना स्टेटमेंट चेंज हुए, सेम सवाल हमारा नेवी के एग्जाम में आ जाए, तो आप सरप्राइज मत होना, क्योंकि ये एनसीईआरटी से सीधा सवाल पूछे जाते हैं बहुत बार। अभी सवाल का आंसर देखो। सवाल में क्या कह रहा है, इफ द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, एक्स से फ्री होने का मतलब वही होगा ना, इंडिपेंडेंट है कि भाई एक्स का फर्क ही नहीं पड़ रहा। इन द एक्सपेंशन, अब यहाँ आप ब्रैकेट जो वो लगा लिया करो खुद से ही, ठीक है। अब जो टर्म फ्री है, मतलब अब की भाई ने आंसर ही बता दिया कि जो आंसर आता है वो आंसर 405 है, तो हमने के की वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो आर निकालते हो आप। आर कैसे आएगा, आर ऐसे आएगा कि देखो यहाँ पर पी हमारा ये है एक्स की पावर 1/2, क्यू हमारा 2 है, एन हमारा 10 है। तो बताओ एन को पी से गुणा करो, 10 को 1/2 से करोगे तो 5 आएगा। फिर 1/2 में 2 जोड़ोगे तो हमने ऐसा सवाल कर लिया पहले, 5/2 आता है और ये 2 आंसर आ जाएगा। आर तो 2 आ गया। 2 आने के बाद बताओ हम क्या करते हैं, एक्स को 1 पुट करते हैं, तो 1 माइनस के, उसकी पावर कितना है 10। तो यहाँ करो इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो निकालो फॉर्मूले से। क्या आता है हमारा एनसीआर, तो एन हमारा 10 है, सी आर हमारा कितना है 2। फिर 1 की पावर इसकी पावर 8 और माइनस के की पावर 2 बराबर में कितना आ जाएगा। अब ये जो आंसर आएगा वो आंसर में ऑलरेडी दे रखा है। आंसर कितना दे रखा है 405। 10 सी 2 45 होता है, ये प्रैक्टिस के बाद है ना, याद ही कर लोगे आप। 10 सी 2 45 होता है, के स्क्वेयर बराबर 405। अब यहाँ से के स्क्वेयर कितना आ गया 45, 405 को 9 पे काटेगा तो के आ गया +-3। ये हमारा आंसर है। ऐसे कर लेंगे भाई, ठीक है। तो एक बार पूरा स्क्रीन पर देख लो कितना स्टेप मुझे लग रहे हैं। आर मैंने कितना देर में निकाल दिया, आर मुझे निकालने में 2 सेकंड लगे। उसके बाद ये वैल्यू लिखने में कितना 1 सेकंड लगा, क्यों मैंने सिर्फ एक्स की जगह यहाँ एक्स की जगह 1 रखा है बस। उसके बाद ये सोल्व करने में 10 सी 2 माइनस के का स्क्वायर ये, अब 45 9 पे काटता है, के स्क्वायर 9, ये आंसर। तो इसको 20 सेकंड में आप प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो। 20 सेकंड एनफ टाइम है अगर आप हर सवाल इस तरह कर दो तो, ठीक है। और एयरफोर्स में तो सवाल ही ऐसे आते हैं जिनको आप 20-20 सेकंड में ही करो, तभी पूरा पेपर कर पाओगे आप। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, ठीक है, छठा सवाल, छठा या सातवां जो भी सवाल है देखो। अब इस सवाल में हमें क्या करना है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंट, अब तो बतेरी प्रैक्टिस होगी आपकी। देखो कैसे आंसर आ जाएगा, ये इसको हम ब्रैकेट लगा लेंगे। तो पहले तो आर निकालेंगे, आर कैसे 15, मतलब पी तो 1 है। अब तो पी क्यू देखना आ गया होगा आपको, पी कितना है क्यू कितना है, तो कितना आ जाएगा 15 और अपॉन में 3, तो आर आ जाएगा हमारा 5। आर 5 आने के बाद बताओ क्या करते हैं हम, एन सी आर, तो अब कितना है 15 सी 5, एक्स को 1 पुट कर दिया, सिर्फ 3 बचेगा, 3 की पावर 10 और माइनस 2 की पावर 5, ये आंसर है। इसको इतना ही छोड़ देना हमने बस, ठीक है।
पूरा सोल्व करने के लिए बोलता नहीं वैसे, पर अगर पूरा सोल्व करने के लिए बोलेगा तो 15C5 हमें सोल्व करना आता है। अब 3 की पावर 10 थोड़े ना कोई सोल्व कर सकता है, तो ये ऑप्शन, यही आंसर हमारा, -2 की पावर 5। ठीक है, हाँ सोल्व करना वैसे हमें आता है, 15C5 भी सोल्व करना आता है, 3 की पावर 10 भी सोल्व करना आता है, -2 की पावर 5 भी सोल्व करना आता है, पर ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो आंसर इतना ही मिलेगा। तो ऑप्शन पता कैसे आ सकते हैं, जैसे ऑप्शन पहला आ गया 15C5, अगला ऑप्शन वो दे देगा 15C4, फिर यहाँ 3 की पावर मान लो 10 कर देगा और यहाँ 2 की पावर 5 कर देगा, फिर अगला ऑप्शन कोई और दे देगा कि 15C10 दे देगा, यहाँ -3 कर देगा, उसकी पावर 10, 2 की पावर 5, अगला ऑप्शन में नन दे देगा। तो इस तरह सवाल बन सकता है। ये हमारा ए ऑप्शन हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो आपका 10 सेकंड लगेंगी, आप बता दो कि भाई ए आंसर है। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ ये। अब इंडिपेंडेंट का सवाल नहीं है ये हमारा सीधा सीधा कोफिशिएंट बताने का सवाल है। अब देखो कैसे करेंगे, x माइनस एक्स स्क्वेयर और उसकी पावर कितना है 10, इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करना खुद बताओ, यहाँ पर p हमारा 1 है, q हमारा 2 है। अगर आप इस सवाल में ध्यान दो तो देखो फॉर्मूला हमारा होता था p के साथ n माइनस आर, माइनस में क्यू आर बराबर में टी, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। पर केवल समझदार बच्चे ये देख पाएंगे कि यहाँ जो क्यू है, जो ये दूसरे वाली पावर ये ऊपर है, तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में अगर ये ऊपर होता है तो यहाँ माइनस की जगह प्लस आता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इस सवाल में अच्छा सवाल था ये, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं हमेशा माइनस याद कर लेते हैं कि माइनस ही होगा, नहीं प्लस भी होगा जब हमारी ये पावर ऊपर होगी। तो बताओ p हमारा 1 है, n हमारा 10 है, 10 माइनस आर और प्लस में 2r और बराबर में 15। तो 10 प्लस r बराबर 15 और r कितना आ गया 5। r 5 आएगा तो अब यहाँ आंसर बता देंगे हम। यहाँ आंसर कैसे बता देंगे, देखो लगाओ फॉर्मूला NCR का, 10C5 फिर 1, वो तो 1 हो गया और दूसरा -1 हो गया, उसकी पावर 5। अब बच्चे पता क्या करते हैं, एक और छोटी सी गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, देखो जैसे आपने इस सवाल में यहाँ x की वैल्यू 1 रख दी तो यहाँ कितना आ गया 1 आ गया, माइनस में यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ 10 आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं कि यार अंदर तो ना यहाँ भी 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया। अब मैं क्या करूँगा, 10C5 लिखा, फिर क्या करेंगे कि यहाँ दोनों जगह 1 है, तो 1 बचने की वजह से वो क्या करते हैं कि इनको, इस वैल्यू को और जो अगले वैल्यू को कंसिडर नहीं करते। पर कंसिडर आपने करना है। देखो अगर यहाँ प्लस का साइन होता ना फिर तो आप बेशक कंसिडर ना करते, क्योंकि 1 की पावर और इस 1 की पावर कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता। पर अगर यहाँ बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, जैसे माइनस, यहाँ माइनस होने की वजह से -1 हो गया और -1 की पावर यहाँ इस 5 से ये 5 आ गया। अब -1 की पावर 5 तो जो हमारा ओड होता है, ओड का मतलब क्या है, माइनस बाहर आएगा, तो इसका आंसर आएगा -10C5, ये आंसर है। ठीक है, वो हो सकता है ऑप्शन में एक -10C5 दे रखा हो, एक 10C5 दे रखा हो, आप इस माइनस का ध्यान ना करो और ये आंसर लगाया हो, तो ये भी गलती ध्यान रखना आप। अब इसको सोल्व कर लो, -10C5 कितना होता है, -10C5 का मतलब इस 10 को मैं नीचे 5 लिखा है तो 5 बार सोल्व करूंगा, 10 9 8 7 6 डिवाइड बाय जो 5 है इसका फैक्टोरियल लिख दूंगा, 5 का फैक्टोरियल होता है 120। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 इसको 2 पे काटेगा, 2 इसको 4 पे काटेगा, तो माइनस का 9 × 7 चौक 28 होता है, तो 28 और 9 252 होता है, ये आंसर आएगा। तो -9 × 28 कितना आएगा, माइनस का 252, ये आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि जो नए स्टाइल में मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखो। अगला सवाल भी सेम है, यहाँ आपने ऊपर ब्रैकेट लगा लेना है। तो आपने पता है अगर आप ये चाहते हो ना कि आपके पूरे नंबर आए, तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो, पॉज करने के बाद इस सवाल को कॉपी पेन लेके खुद सोल्व करो। ये है पढ़ने का बेस्ट तरीका। वीडियो को पॉज किया, कॉपी पेन लिया, सवाल खुद निकाला, फिर वीडियो को ऑन किया। अब इस सवाल का आंसर मैं बताऊंगा, बेशक वीडियो को थोड़ा तेज कर लो अब, क्योंकि टाइम आपका भी कीमती है। वीडियो को तेज करके ये आंसर देख लो कि आंसर क्या मेरा और आपका सेम आंसर आ रहा है। अगर सेम आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल सही है, फिर अगले सवाल पे चले जाओ। मतलब कुछ सवाल तो आपको स्टार्टिंग में देखने की सर ने कैसे कराया। जब आपको ये पता चल जाए कि मैंने कैसे कराया है और मैंने प्रैक्टिस के लिए सवाल दिया है, अब उस सवाल को आपने खुद ट्राई करना है, बजाय के वीडियो में मतलब मैं ही कराता रहूँ, आपको खुद करना है वो सवाल। अब यहाँ देखो x की पावर 1/x की पावर 17 है, तो ये ऊपर जाके -17 हो जाएगा। अब इसमें सेम हमने वही करना है कि पहले तो r निकाल लो। तो p हमारा 4 है, p के साथ n - r,
15 माइनस आर, माइनस में 3r और बराबर में -17। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 60 और ये कितना आ जाएगा -4 और -3 माइनस का 7r बराबर में 17। तो ये 77 आ जाएगा और 7r आ जाएगा। r हमारे पास 11 आ जाएगा। r 11 आने के बाद एक बात बताओ, खुद हम कर लेंगे इसको। तो 15 सी 11, 15 से 11, फिर वो x की पावर 4 1 हो जाएगी, उसको 1 की पावर लिख देंगे 11, 15 में से 11 का 4 और वो -1 उसकी पावर 11। अब यहाँ फिर से देखो 1 की पावर 4 तो हट जाएगा, लेकिन -1 की पावर 11 है तो ये माइनस साइन दे देगा हमें। तो -15 सी 11 हमारा आंसर आ गया। या तो ऑप्शन ये मिलेगा, अगर फर्दर सोल्व करना हो तो -15 सी, अब देखो इस 15 में से 11 को घटा सकते हो, 15 सी 4 आंसर आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर ही लो। माइनस, अब 4 है तो मैं 15 को 4 बार ओपन करूंगा, 15 14 13 12 और बटे में 4 है तो 4 का फैक्टोरियल कितना होगा 24। तो 12 2 पे 2 7 पे 15 7 105 होता है इंटू 13, तो कितना आ जाएगा -13 5 65 होता है और 13, ये आंसर है। तो इस प्रकार आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो -13 65 इसका आंसर है। बड़ा अच्छा सवाल था, यही सवाल आने हैं एयरफोर्स में, यही एनडीए में आने हैं। अब ये सवाल जेई मेन में सर्टेनली नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जेई मेन में जो सवाल आएगा ना वो सवाल बेस इन्हीं पर होगा। मतलब क्या होता है, जैसे एयरफोर्स का एक सवाल है, ठीक है, वो बिल्कुल आसान होता है एक्स ग्रुप का, ऐसे एनडीए का सवाल है वो भी आसान ही होता है, लेकिन एयरफोर्स वाले से थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद लेवल आ जाता है जेई मेन का। अब जेई मेन का सवाल क्या होता है कि अगर आप एनडीए का एक सवाल, मतलब एनडीए के 2 सवाल को मिक्स कर दो, एनडीए के 2 सवाल जेई मेन का एक सवाल बनाते हैं, और एयरफोर्स के अगर मैं 3 सवालों को मिला दूं तो वो जेई मेन 3 या कई बार 4 भी, तो वो जेई मेन का एक सवाल बनता है। मतलब जेई मेन में सवाल में कुछ नहीं होता, बस एक ही सवाल के अंदर 2 या 3 बातें पूछ लेता है अलग अलग। जैसे ये सवाल देखो जो भी हमने किया, इसमें सिर्फ एक बात पूछी थी, ठीक है, लेकिन अब की बार जेई मेन में क्या करता है, एक ही सवाल में कम से कम 2 या 3 अलग अलग बातें पूछ लेगा, तो 2-3 सवालों को मिलाकर एक सवाल बनता है। तो उसका लिए टाइम भी ज़्यादा होता है, तकरीबन 2 मिनट मिलते हैं आपको। तो जाहिर सी बात 2 मिनट मिलेंगे, तो 2 मिनट में एनडीए के 2 सवाल हो जाते हैं और एयरफोर्स के 3 सवाल हो जाते हैं। तो जेई मेन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस उसमें ये कि आपको थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। चलो भाई, अगला सवाल है, ये मुझे लग रहा है लास्ट सवाल है हमारा, उसके बाद जय हिंद आ जाएगा। देखो लास्ट सवाल काफ़ी बेहतरीन सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखो लास्ट सवाल में क्या करना है, ये कह रहा है कि फाइंड द 6th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। जो एक्सपेंशन दिया हुआ है ना ये वाला, इसकी जो दे रखा है, इसकी हमने 6th टर्म बतानी है, ठीक है, 6th टर्म बतानी है। और ये कह रहा है कि इसके अलावा एक बात और दे रखी है, अच्छा इसमें हमें n की वैल्यू नहीं पता, बात क्या दे रखी है, इफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट। जो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है पता है, जैसे हमारा ये होता है ना, किसी को सोल्व करेंगे तो NCR आएगा, NCR के बाद x की पावर n-r और y की पावर r। तो जो ये आगे होता है ना ये वाला NCR, ये होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो आगे होता है NCR। तो ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो तीसरी टर्म का, और वो तीसरी टर्म भी नॉर्मल नहीं है, तीसरी टर्म भी पीछे से है, उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट 45 दे रखा है। अब खुद बताओ, अगर तीसरी टर्म पीछे से है, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, ये तो मैंने कराया था आपको आज की क्लास में। थर्ड टर्म फ्रॉम एंड का मतलब शुरुआत से कौन सी टर्म होगा, पहले तो लिखोगे n कितना है, n तो n ही है, n माइनस p होता है जो उसने पूछा है, वो 3 है, उसमें 2 जोड़ दोगे तो ये जो टर्म आ गई ना, ये टर्म आएगी शुरुआत से। तो कौन सी टर्म आएगी शुरुआत से, n-1 टर्म होगी शुरुआत से। अब इसका कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट कितना होगा, n तो हमारा n होता ही ऊपर है, NCR। एक बार याद रखना, जो टर्म होती है r हमेशा उससे 1 कम होता है। मैंने आज ही बताया था कि अगर 5वीं टर्म है, 5वीं टर्म के लिए r हमेशा 4 होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो अगर 5वीं टर्म है तो r 4 होगा, और r 4 है तो टर्म उस r से 1 ज्यादा होती है। r 4 होने का मतलब टर्म कौन सी होगी, 5वीं टर्म होगी। अब यहाँ देखो टर्म कौन सी आई है, टर्म आई है n-1, तो r हमारा n-2 होगा, ठीक है। और ये हमारा NCR, ये कोफिशिएंट हो गया, ये कोफिशिएंट दे रखा 45 के बराबर। ये सवाल मैं थोड़ा मान सकता हूँ कि जेईई मेन का सवाल, उस तरह का सवाल, मतलब जेईई मेन में इसी तरह का सवाल आता है कि आप क्या कर सकते हो, 2-3 बातें मिक्स पूछ लेगा। तो इसमें क्या क्या मिक्स पूछ लिया, ये
एंड से टर्म निकालनी आनी चाहिए आपको। अब ये आने के बाद सवाल पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमने कुछ और भी आगे भी करना है, तो दो सवालों को मिक्स करने का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब n(n-2) 45। अब देखो 45 हमने आज की क्लास में भी किया था, हमें पता है 10c2 45 होता है, ठीक है। मतलब आप इसमें ऑप्शन रख के देख लो, यहाँ n के लिए 10 रख के देखो, ऊपर 10 नीचे 10 में से 2 गया 8, 10c 8 ही होता है, 10c2 और 10c2 होता है 45। अब ये तो हमें प्रैक्टिस के बाद वैसे ही याद हो जाना है। तो n(n-2) 45 से n हमारा 10 आ गया। n 10 आने के बाद हम बस आंसर ही आ जाएगा। छठी टर्म बतानी है तो छठी टर्म बता दो, 10c 5, उसके बाद y की पावर 1/2 तो है ही, और 10 में से 5 गया 5, तो y की पावर 5/2 और x की पावर 5/3, और ये हमारा है आंसर, ये आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर था हमारे लास्ट सवाल का, 10c 5, y की पावर 5/2, x की पावर 5/3। इस सवाल में हमने सिर्फ और सिर्फ n को निकालना था। तो ये था भाई हमारी आज की क्लास की 10 सवाल। इस क्लास में हमने 10 क्वेश्चन करे बाइनोमियल थ्योरम के, ठीक है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का हमारा पार्ट 1 था। अब आपने क्या करना है, आपने पहले तो मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसका मैं क्या करूंगा, हर दिन आपको बाइनोमियल थ्योरम का, आज पार्ट 1 करा है, कल मैं आपको पार्ट 2 प्रोवाइड करा दूंगा, फिर पार्ट 3, ऐसे ही 4 या 5 पार्ट में, मैं 5 पार्ट मान लो, 5 पार्ट में पूरे बाइनोमियल थ्योरम को कवर करा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये इस तरह आपने करना है, ठीक है। हर पार्ट में 10 से लेकर 15 सवाल होंगे, फिर हम कुछ और मिसलेनियस सवाल भी कर सकते हैं, कुछ मिसलेनियस का मतलब कुछ मिक्स सवाल, ठीक है। अभी तो मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ। आज की टाइप में मैंने यही बताया कि x की पावर 11 कोफिशिएंट निकालना हो, इंडिपेंडेंट का निकालना हो, अगर टर्म फ्रॉम एंड पूछ ले वो निकालना हो, ठीक है। तो ये सब हमने किया। वीडियो को आपने कमेंट करके बताना जरूर है कि आपको वीडियो कैसी लगी। उससे क्या होता है कि टीचर का एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को अगला पार्ट भी प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो सबको जय हिंद, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए आपने सिर्फ ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और बताना है कि ये कैसा लगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता कि आपको लगे कि सब्सक्राइब करने से बस ये होता है कि टीचर को दिमाग में फील होता है कि हाँ मेरे साथ 200 बच्चे, मेरे साथ 1000 बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो तो मिलेंगे अगली वीडियो में।